हेलो। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम नमस्ते। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम इंदिरा जी, और क्या हाल चाल है? सर ठीक है सर, काफी दिनों बाद क्लास अटेंड कर पा रही हूँ। हाँ बिल्कुल देखिए। आप लोग एक सेकेंड रुकिएगा, हम थोड़ा ब्लूटूथ कनेक्ट करने हो नहीं पाए।
सबको नमस्ते। क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट है? हाँ, कोई आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या मतलब, सर कुछ बोल नहीं पा रहे। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? जी। हाँ, गुरुजी बोल रहे थे कि 1 मिनट रुकिए, वो शायद कुछ सेटअप वगैरह कर रहे हैं या पता नहीं। सर ने लीव किया हुआ है अभी। नमस्ते आशा जी, नमस्ते अग्नेश। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं नमस्ते ठीक हूँ। अनुराधा जी। नमस्ते आपका रुबी रोज जी। फेसबुक पे मैं देखती हूँ, आशा जी बहुत अच्छा कर रही हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते रंजीत जी। नमस्ते मैम। नमस्ते रूबी। नमस्ते रुबी जी। नमस्ते रूबी जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते अनुराधा जी। कैसी चल रही है प्रैक्टिस आपकी सबकी? हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी, आ रही है। आ रही है विनय जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज में कमी नहीं मिलेगी। बस आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ, असल में नेटवर्क मेरे यहाँ बड़ा लूज रहता है। अगर वो अच्छा वीडियो ऑन अच्छा, करूंगा तो कैमरा फिर ऑन करने से गायब हो आवाज में भी जाएगी। प्रॉब्लम हो जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल। मैं नेपाल बॉर्डर पे रहता हूँ। मेरे गांव से नेपाल में टहलते हुए हम लोग चले जाते हैं। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। जी जी, तो बॉर्डर पे रहने के नाते थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है हमेशा है। बॉर्डर पे और दूसरी प्रॉब्लम्स भी आती होंगी आपको? जी नहीं नहीं, वो बहुत लोगों को आती है, लेकिन मैं नहीं सीख पाया हूँ। अच्छा, चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक आप लोगों से मेरा सवाल था। ये जैसे सभ्य असभ्य जो गुरुजी ने जो बताया है, निकालने का जो तरीका बताया है, मैंने कई चार्ट पे उसको जो है के एन राव साहब का वो लगा के, पराशर का लगा के, और एक जो है एक और लगा के, हमने तीनों विधाओं से चेक किया। जो गुरु जी का नियम है वो फॉलो नहीं हो रहा है, किसी पे नहीं फॉलो हो रहा है। तो इस पे गुरु जी से चर्चा करने की जरूरत है कि एक पत्रिका पे जो है के एन राव साहब का या किसी का, जैसे गुरु जी ने बताया है उस हिसाब से लगा के, और उस पे मतलब देखा जाए कि क्यों आ नहीं रहा है। सिर्फ जो है हमने चेक किया गुरु जी के हिसाब से, कर्क का, मकर का और मेष का ही जो है सभ्य असभ्य के आधार पे जो है वो आ रहा है, बाकी किसी का नहीं आ रहा है। तो ये गुरु जी से समझना जरूरी है। विनय जी, आप उसको एक बार ही ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, हम लोग भी चेक कर लें, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने जितनी भी लगाई सबका बिल्कुल सही आया। ये जिसको एग्जैक्टली जी मेरा मेरा भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अपना कुंडली लगाया तो मैंने देखा कि जब वो लगन से जो दशा शुरू होता है, तो वो अगर क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, उसके लिए मतलब ये ठीक है 9th राशि को लेके। लेकिन जो सेकंड वाला आता है, उसमें उस राशि को ले रहा है, वो सभ्य है या असभ्य है, तो वही समस्या हो रहा है। हाँ, तो क्योंकि उसी को लिया जाता है। उसका फिर 9th का लिया जाएगा। नहीं आशुतोष जी, नहीं, 9th का सिर्फ मेन महादशा के लिए लिया जाएगा। जो आप अन्य ग्रहों की दशा, अन्य भावों की जो देखेंगे, उसमें वो 9th वाला रूल फॉलो नहीं होता। उसमें वो राशि सव्य है कि असव्य है, उसको फॉलो करके आप देखिए, तो सही आएगा। जैसे कि मेरा मीन लग्न है, जी। तो वहां पे एक्चुअली ये चल रहा है नहीं नहीं, हमारे जो है अलग एक जगह पे देखा था। लेकिन जो गुरुजी के हिसाब से अगर 9th राशि हम लगाते रहते हैं हर किसी के लिए, तो उसमें ज्यादा मेरा जो जो मेरा लाइफ में जो फल मिल रहा है ना, उसी के हिसाब से मिल रहा है, गुरुजी के हिसाब से। सेकंड राशि को भी हम देखेंगे, उसका 9th राशि क्या है, वो उसका उसी से कैलकुलेशन करेंगे, उसका जो दशानाथ कहाँ पे है, सॉरी उसका लॉर्ड कहाँ पे है, वो जो ईयर होता है ना, वो वेरी कर रहा है। नहीं, पहले तो नहीं नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये है, बाकी चीजें तो ठीक हैं। जो सभ्य असभ्य गुरु जी ने बताया कि लगन में जो राशि है उससे 9th हाउस में जो राशि बैठी है वो सभ्य है कि असभ्य है। सभ्य है तो सीधा काउंटिंग होगा, असभ्य है तो उल्टा काउंटिंग होगा। और वो काउंटिंग जो है जहाँ ग्रह बैठा हुआ है वहां तक होगा, फिर 1 माइनस करेंगे। इस आधार पे गुरुजी से एक बार प्रिडिक्शन कराया जाए, क्योंकि किसी चार्ट पे लग नहीं रहा है। मैंने लगाया सिर्फ 3 ग्रहों का ही, 3 मतलब राशियों का ही आ रहा है। मकर का सही आ रहा है, कर्क का आ रहा है और मेष का, बाकी किसी पे सही नहीं आ रहा है। तो आज क्लास में इसी पे चर्चा हो कि गुरुजी एक चार्ट पे दिखा दें हमको
बता के, तो ये ज्यादा सही रहेगा। या मतलब आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हो तो उस आधार पे जो है थोड़ा सा एक बार बात हो जाए, क्योंकि आ नहीं रहा है, किसी पे नहीं आ रहा है। हमारी रूबी जी से बात हुई थी और हमने जो है रूबी जी के साथ पत्रिका लगा के जो है देखा था, तो वो भी, उनको भी ये लगा कि जो है कि ये आ नहीं रहा है बिल्कुल। रूबी जी कहाँ है? हेलो। हाँ हम यही है, मतलब हम कह रहे हैं हेलो। क्या, जो आवाज जा रही है। हाँ, आ रही है आवाज। मतलब हम जैसे कह रहे हैं। हमने आपसे बात किया था, हम्म। हाँ तो वो जो अनुराधा दीदी बोल रही हमने है आपसे ना, बात जब किया कि था, भाई एक ही महादशा के अनुसार ही घुमाते रहिए, हर दशा के बाद से मत घुमाइए। मतलब दशा और अंतरदशा, ये ही थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ठीक है, देखिए मतलब फिर से। करेक्ट तरीका यही होता है कि हाँ। आप लग्न से पहले महादशा डिसाइड कर लीजिए क्या है। उसके लिए आपको 9th हाउस में जो राशि है उससे सव्य है कि असव्य है वो जैसे मीन है तो आपका मीन कुंभ ऐसे करके चलेगा, उल्टी होगी ना राशि, हाँ। मीन कुंभ मकर ऐसे। उसके बाद आप मीन से जब हाँ, आप बिल्कुल दूसरे बिल्कुल भाव में बिल्कुल। आएंगे, मेष भाव में आएंगे, मेष राशि जहाँ आएगी, वो मेष राशि का मंगल कहाँ बैठा है वो देखिए। और मेष राशि कैसे है, वो सीधी चलती है, तो उस दूसरे भाव से जहां तक मंगल है वहां काउंट करिए और उसमें से एक माइनस करिए तो करेक्ट आएगा। आप ऐसे करके देखिए एक बारी। मैंने करा हुआ है, तो इसी के नाते मैं कह रहा हूँ कि गुरु जी करके दिखा देते ना। मैं कई अच्छा पत्रिकाओं पे चलिए लगा ठीक के है, गुरुजी देखा, से नहीं पूछ आ लीजिए। रहा है। मैं अच्छा ठीक है। नहीं, एक पत्रिका पे गुरु जी, जैसे एक पत्रिका पे चर राशि पे उसके चर राशि मतलब किस मतलब कौन सा दशा आ रहा है, उस राशि को जैसे प्रेडिक्ट करके लगा के चार्ट दिखा दें, तो हम लोग सभ्य में कैसे या सभ्य में कैसे, थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा जो है। मुझे नहीं आ रहा रिजल्ट, इसके नाते मैंने जो है। अच्छा ये बताइए विनय जी, दशा वही आ रही है, माने मीन के बाद कुंभ ऐसे करके आ रही है, आपको ईयर में प्रॉब्लम आ रहा है कि ईयर उसमें कितने साल उसमें की मैं बता होगी? रहा हूँ। नहीं नहीं, वो प्राप्त जैसे ये है कि मान लीजिए मेष लगन लगन की पत्रिका है, नहीं कर्क लगन की पत्रिका है मान लीजिए, तो कर्क से 9th हाउस में कौन सी राशि आएगी? मीन राशि आएगी। तो मीन हो गया असभ्य। तो हम कर्क से उल्टी गिनती करना शुरू करें, कर्क लगन से उल्टा गिनेंगे चंद्रमा कहाँ बैठा है, तो ये उल्टा गिनने के बाद एक घटाएंगे तो ये कर्क का सही आ रहा है बिल्कुल। उसी हाँ के तो देखिए साथ कर्क के बाद कर्क के बाद, मिथुन, मिथुन वृष, ऐसे मेष ऐसे आ रहा है ना, और फिर चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं आप। हाँ हाँ हाँ, ये सही आ ठीक रहा है, है, ये सही आ रहा है। तो क्लियर हो लेकिन गया। उसके साथ जो है, हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये सही आ रहा है, सिर्फ 3 राशियों का ही सही आ रहा है, बाकी राशियों का जैसे जिस हिसाब से घुमाना है उसके ठीक उल्टा उसमें जो काउंटिंग करके लिखा हुआ है। विनय जी जब आपने कर्क का लगा लिया, अब स्क्रीन शेयर होने, नहीं आप एक मिनट जी सुनिए, कर्क का आपने लगा लिया, कर्क से आपको पूरा मिल गया, 12 भाव, 12 राशियों का आ गया। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब आप कर्क के बाद बिल्कुल कर्क का रिजल्ट मिल सिंह, गया, तो कर्क के बाद है। दूसरे भाव सुनिए, दूसरे भाव में सिंह राशि आएगी, दूसरे हाँ भाव में बिल्कुल सिंह राशि बिल्कुल। बैठेगी ना सेकंड। तो हाँ सिंह राशि का सूर्य कहाँ बैठा है, और सिंह राशि क्या है, ये भी उल्टी चलेगी, ये उल्टी ये भी ये असव्य उल्टी है क्यों ना, चलेगी? ये असभ्य, ये सभ्य असव्य है नहीं, ना। सभ्य राशि है ना। आप सिंह राशि से असभ्य आप है ना। नवम भाव में असव्य है देखिए, विनय जी, तो मेष, देखिए 1 2 3 सव्य, मेष राशि 4 5 6, नहीं आप समझ रहे हैं, सुनिए हम क्या कह रहे हैं। 1 2 3 सव्य, सुन लीजिए 4 हमारी बात, 5 सिंह 6 राशि में। असव्य। हाँ, हम्म, सिंह राशि को आप लगन क्यों बना रहे, सिंह राशि वहां जैसे जहां सिंह बैठी है राशि दूसरे मान लीजिए भाव कर, में। हाँ वहां से 9th हाउस तक गिनेंगे ना, 9th वहां क्यों से 9th गिनेंगे, हम लेंगे, वही तो कह रहे हैं। मतलब सिंह सिंह से राशि आप का, सिंह राशि का सूर्य कहाँ बैठा है, कहाँ है, बस उसको देखना है, यहाँ से उसको 9th देखना नहीं है। गिनना है। यहाँ हाँ, महादशा में नहीं गिरना है, ये तो अच्छा अंतर अच्छा दशा में अच्छा, जाएंगे। सिंह राशि से हम कैसे चलेंगे, सीधा चलेंगे कि उल्टा चलेंगे? उल्टा चलेंगे क्योंकि सिंह असभ्य है।
उस दूसरे भाव से चंद्रमा कहाँ बैठा, उल्टा चलिए, सिंह, कर्क, चंद्रमा मिथुन, नहीं, सूर्य, क्योंकि सिंह सूर्य, का है ना। सॉरी, हाँ सूर्य, हाँ देखिए उसमें कहा, हाँ तो वो तो मिलाइए। हाँ हाँ हाँ, अब बताइए कि जैसे मान लीजिए कर्क का लगन हो गया तो कर्क का सही आ गया, सिंह दूसरे देखिए भाव में कर्क बैठा से, है तो सिंह राशि से, अब सिंह से अब विनय जी सूर्य सुनिए, सिंह देखिए राशि कहाँ से पर नौ है। में नहीं जाएंगे। नहीं नौ नहीं जाना नहीं है। नहीं जाना, यही बता रहे हैं। एक पत्रिका में लग्न से आपको महादशा पता चल जाएगी, उसके बाद बाकी राशियों के कितने वर्ष हैं वो आप उसकी स्थिति कहाँ है, उसके भाव की, उसके अकॉर्डिंग सव्य की असव्य है वहां से गिनिए, 9th में मत जाइए बार बार। अच्छा, जैसे हमको एक बार समझा दीजिए, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर अभी नहीं हो रहा है। जैसे कर्क राशि का आप लगन है तो ये हम देखिए आपका नौ में, सूर्य कहाँ पर है। जैसे दूसरे भाव में आपने कर्क लग्न बोला, दूसरे भाव का अब अपन ने सिंह राशि गुरुजी है। नमस्कार। गुरुजी प्लीज। नमस्कार प्रणाम नमस्कार। जी जी, आवाज मिल रही है हमारी? जी प्रणाम गुरुजी। जी सर, जी गुरु जी जी, बिल्कुल। आप जी आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, लेकिन क्या है कि हमारा ना वो ब्लूटूथ मिल नहीं रहा है, समझ रहे हैं। वो मैंने उसको किसी तरह से अभी चालू करने के क्रम में, पेयर करने के क्रम में क्लोज कर दिया, तो 2 बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लिया, फिर भी वो हमको प्राप्त नहीं हो पाया। तो मैंने कहा कि चलो जिससे काम चल जाए उसी से काम चला लेंगे। इससे आवाज आ रही है तो इसी से काम चला लेंगे। तो चलिए, बहुत समय हम लोगों का नष्ट भी हो गया है। तो हम लोग चर दशाओं को पढ़ रहे थे, तो चर दशाओं के विषय में कौन कौन हमारे क्लास में, जो भी लोग पिछले क्लास में अटेंड किए थे, उन लोगों ने चर दशा जो हमने बताया था उसमें विशेष क्या ऐसी बातें बताई थी जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है, उसको बताने का प्रयास कीजिए। मैं बताऊं गुरुजी? हाँ रूबी बताओ। हम लोगों को चर दशा में दशा फल अगर हम लोग निकालेंगे तो पहले राशि का बलाबल देखेंगे कि उस राशि का क्या मतलब, उसका बल के अनुसार वो फल करेगा, कि मतलब वो राशि का बल कितना है। और बल कैसे देखेंगे, तो बल ऐसे देखेंगे कि उसमें उस राशि में अधिक से अधिक ग्रह उपस्थित होने चाहिए। उसमें अगर आत्मकारक बैठ गया तो वो राशि का दशा अच्छा जाएगा, या फिर उस राशि से दर कारक, अमात्य कारक की स्थिति देखेंगे। उस राशि पर दृष्टि देने वाले चर कारकों का भी मतलब ये प्रभाव देखेंगे। और अगर उस राशि का जो दशा नाथ है, मतलब आत्म कारक जो वो 6, 8, 12 में चला गया तो वो दशा भी ठीक नहीं जाएगा, अनुकूल नहीं होगा। और जिस राशि की दशा चल रही है ना, उस राशि का कारक का भी दशा देखेंगे कि उसकी स्थिति कैसी है। और अगर धनु और सिंह की दशा चल रही होगी तो वो करियर के लिए अच्छा नहीं हो। और अगर और हाँ, जिस राशि की दशा चल रही है ना, उससे ना 8, 5, 9 में भी ना अगर पाप ग्रह होगा तो वो दशा जो होगा वो कष्ट पद होगा। जिस राशि की दशा चल रही होगी उससे 8, 5, 9 में भी अगर अशुभ ग्रह होगा तो वो अच्छा नहीं जाएगा। और अगर 3 और 6 में, तीसरे और छठे भाव में अगर अशुभ प्लैनेट होंगे तो वो दशा अच्छा जाएगा। और अगर कोई 11वें भाव में, उस राशि से अगर 11वें भाव में अशुभ या शुभ कोई भी ग्रह हो तो वो दशा अच्छा जाएगा। और शुभ राशि हो, मतलब शुभ राशि हो 11वें भाव में, और अगर अशुभ प्लैनेट बैठ गया है तो पहले तो अच्छा फल मिलेगा, बाद में खराब फल मिलेगा। और अगर अशुभ राशि है और वहां पर अगर कोई शुभ प्लैनेट बैठ जाए तो पहले शुभ फल मिलेगा और बाद में अशुभ फल मिलेगा। और यदि 11वें भाव में जिस राशि की दशा चल रही है उससे 11वें भाव में अगर पाप राशि है और पाप ग्रह बैठ गया तो पूरा दशा ही खराब जाएगा। और अगर शुभ राशि है और शुभ फल ग्रह बैठा हुआ है तो वो पूरा दशा हम लोगों को सुखद प्राप्त होगा। बस इतने ही लास्ट वाला लाइन गड़बड़ बोल दिया। तो शुभ राशि में शुभ ग्रह बैठेगा तो अच्छा फल मिलेगा। नहीं, लास्ट में बोला ना, जिस राशि की दशा हो उससे 11वें भाव में, हाँ, शुभ राशि हो, अशुभ राशि हो, शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, हर कंडीशंस में 11th हाउस में प्लेस्ड प्लैनेट्स अच्छा रिजल्ट करेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक बात है कि जन्मकालीन जो हम लोगों का दशा है, राशि में जो प्लैनेट बैठा हुआ है
उसके ऊपर से अगर गोचर में कोई अगर शुभ अशुभ मतलब ग्रह का गोचर हो रहा होगा तो वहां पर हम लोगों को वो तारतम्य बैठा करके ही फल करना होगा। उसको थोड़ा सा समझा देते हैं। हाँ। शुभ क्रांत या शुभ स्थिति में हमारे पत्रिका में ग्रह का कंडीशन है, कहीं भी है, मान लो चतुर्थ में बैठा ग्रह राशि है, चतुर्थ में स्थित राशि है, उसकी दशा है और दशा जो है अच्छी है, शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रह वहां बैठा है, ठीक है ना, उसकी दशा हमको अच्छी मिलने वाली है, अच्छी चलने वाली है। अगर वही कोई सी भी राशि हो, मान लो सिंह राशि अच्छी चलने वाली, जैसे सिंह और धनु में हम कहते हैं थोड़ा सा आत्मकारक को लेकर के कि वो थोड़ा दशा बहुत अच्छा नहीं होता। तो हम लोगों को ये समझना है कि चतुर्थ में सिंह राशि है और में अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रह की स्थिति है, तो ये सिंह की दशा अच्छी है। ये तब और अच्छी हो जाती है जब गोचर में सिंह राशि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो तब और भी अच्छी हो जाती, ठीक है। अब वो चौथे में ही हो ये नहीं लेना है, मान लो वो 10वें में है, 9वें में है, गोचर में वो कहाँ है इससे मतलब नहीं है, गोचर में सिंह राशि से मतलब है। सिंह राशि शुभ प्रभाव में हो और वो कहीं भी है, उससे 5, 9, 8 भी देख लेना है, 3, 6, 11 भी देख लेना है। तीसरे छठे में सिर्फ अशुभ ग्रह को लेकर के चलेंगे अच्छे प्रभाव के लिए, और 11वें में शुभ ग्रह भी यदि है तो अच्छा प्रभाव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हमने कहा कि पहले पिछले क्लास में कहा था कि पहले जो है दशा को साधने की जरूरत है, दशा को साध लेते हैं, फिर जो है सो हम उसके रिजल्ट को चाहे हम गोचर से लें, नवांश पत्रिका में जाएं, किसी भी पत्रिका में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि दशा जो हमारी जन्म के समय स्थिति थी राशियों में, राशियों की, उस राशि की दशा हमारी कैसी है। अगर उस राशि की दशा बुरी है, उस राशि से 8, 5, 9 में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, उस राशि से 3, 6 में शुभ ग्रह बैठे हैं, उस राशि से 11वें स्थान में चाहे कोई ग्रह नहीं बैठा हो, तो ऐसे स्थिति में हम क्या कहेंगे, उस राशि की दशा अच्छी नहीं है। अब जब उस राशि की दशा अच्छी नहीं है तो गोचर के समय यदि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, गोचर के समय यदि वही राशि शुभ प्रभाव में आ जाए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो हमको कुछ रिजल्ट अच्छा दे सकता है। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, बहुत अच्छा तभी दे सकता है जब हमारे जन्म के समय वो लिखा है अच्छा मिलेगा, तब बहुत अच्छा दे सकता है। जन्म के समय अच्छा है और ट्रांजिट में वो बहुत अच्छा नहीं है, तो मिश्र फल मिलेगा, इसका मतलब है कि हमको बहुत अच्छा फल नहीं मिलने वाला है, उस फल में थोड़ी कमी हो जाएगी। क्लियर हो गया? इसको और किसी चीज से नहीं समझना है, जिस राशि की दशा है सिर्फ उसी राशि को हमको देख लेना है और कुछ देखने की जरूरत। यहाँ क्लियर हो गया आप लोगों को? गुरुजी गोचर में भी वही राशि को फोकस करना है अपने को? गोचर में भी
उसी राशि को देखना है और वो गोचर में कोई अन्य नियम नहीं लगाएंगे। गोचरस्थ ग्रहों से ही शुभता और अशुभता का ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्लियर हो गया? चंद्रमा से गोचर नहीं देखना है, लगन से गोचर नहीं देखना है, ये सब नहीं है। वही आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। नहीं आ रही है। करेगा पढ़ाने में। अब आवाज आ रही होगी। हाँ गुरुजी, अब आवाज आ रही है। हाँ, लैपटॉप की आवाज से आवाज आएगी तो हमारी आवाज तो आएगी, आप लोगों की आवाज गूंज करके ना थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, हमारे लिए थोड़ा दिक्कत होगा, कोई बात नहीं है। तो हमने कहा कि यहाँ जैसे अन्य विधाओं में, पराशरी में जैसे हम चंद्रमा को, उस भाव को जिस भाव की सिद्धि चाहते हैं, या गुरु को या सूर्य को, किसी को भी स्थिर रह करके रख करके और गोचर की बात करते हैं ना। यहाँ किसी को स्थिर रखने की जरूरत नहीं है। आज जो ग्रह जहां जहां है रहने दीजिए, हमको किसी को टच नहीं करना। टच क्या करना है कि राशि किस ग्रह की चल रही है। अभी उदाहरण ले लेंगे, उसमें आप लोगों को बता देंगे राशि किस ग्रह की दशा किस राशि की चल रही है। ठीक है, वो राशि गोचर में शुभ प्रभाव में है या अशुभ प्रभाव में, नंबर 1। नंबर 2, उससे 8वां 5वां 9वां पाप प्रभाव में है क्या, उससे तीसरे छठे 11वें की स्थिति क्या है, इतना हम लोगों को देख लेना है। क्लियर हो गया? इससे पता चल जाएगा कि उस राशि के ऊपर शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव। तो जैसे जन्मकालीन राशि की स्थिति से उसकी दशा अच्छी होगी या बुरी होगी ये कहने में हम सक्षम हैं, तो उसी दशा को गोचर के स्थिति से समझ करके और दोनों को यूज करते हुए यदि हम रिजल्ट कहेंगे तो हमारे लिए रिजल्ट बेहतर निकल कर आएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अनुराधा जी, आप क्लियर हो गया? अब तो कोई भेद नहीं है। अच्छा गुरुजी, मुझे लगता है ना कि ये सिंह राशि और धनु राशि को ही क्यों बोला गया होगा, ये मैंने अपने दिमाग से सोचा है कि ये शायद ये धर्म त्रिकोण का दोनों त्रिकोण भाव है ना गुरुजी, और ये प्रारब्ध और संचित कर्मा का ही दोनों भाव है। तो जैमिनी ऋषि के अनुसार ये भी हो सकता है कि ये सिंह राशि और धनु राशि जो है वो हमारे जीवन के पुण्य और पाप कर्मों का ही तो हिसाब किताब का भाव है, और इसीलिए जब इसकी राशि आती है तो मनुष्य के जीवन में, करियर में और जितना भी प्रॉब्लम है वो इन्हीं दो राशियों के दशा में प्राप्त होता होगा गुरुजी। और अगर वो कोई भी आदमी अपना जीवन में कोई अच्छा कर्म करेगा तो गोचर में प्लैनेट्स वहां पर से गुजरेंगे तो उसका भी फल मिल जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल भी मिलेगा। पिछले जन्मों का तो हम लोग नहीं सुधार सकते, इस जीवन का सुधार के हम लोग अच्छा फल प्राप्त कर लेंगे गुरुजी। चलिए, अच्छा फल प्राप्त कर लीजिएगा, बढ़िया। गुरुजी, ये प्रभाव का जो बात हो रहा है, शुभ प्रभाव पाप प्रभाव, उसके ऊपर गुजरना चाहिए या जैसे कि हमारा हम लोग का दृष्टि रहता है, पराशरी दृष्टि रहता है, उसके हिसाब से भी ले लेना चाहिए इसको? क्या बोले आप? गुरुजी, सोच लीजिए सिंह राशि के ऊपर चल रहा है, गुरु चल रहा है, तो उसका प्रभाव अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रहे। सोच लीजिए सिंह राशि, लेकिन मेष राशि के ऊपर अगर गुरु गोचर करता है तो पराशरी में तो पंचमा दृष्टि दे ही रहा है, तो उसी दृष्टि को लेना है क्या हमको यहाँ पे? मेष राशि से यदि गुरु गोचर करता है तो वो किसके लिए अच्छा है? पांचवा दृष्टि सिंह राशि के ऊपर भी आ रहा है ना गुरु? नहीं लेना है ना, पराशरी दृष्टि तो लेना नहीं है, दृष्टि तो राशियों की है। ठीक है गुरुजी, अगर उसके ऊपर गोचर करे या राशि दृष्टि से उस राशि को एक्टिवेट करे तब लेना है। हाँ, अभी एक उदाहरण लेने का प्रयास करते हैं, 1 मिनट आप लोग रुकिए। आशुतोष प्रधान जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए।
आशुतोष प्रधान जी को आवाज मिल रही है? हाँ गुरुजी, 3/12/1979। टाइम बताइए। टाइम दिन के 1:16 13:11। ओडिशा, आठमल्लिक, ATH, हाँ, आप लिखिए ATH, नहीं AT गुरुजी, ATH, T फॉर, हाँ ATH MALLIK, IU। IK। यही है गुरुजी। आप लोगों को स्क्रीन पे चर दशा आ गई होगी। चर दशा तुला की है, ठीक है, ये मान लिया हमने। अभी इतना ही मानना है कि तुला के ऊपर कौन कौन से राशि से प्रभाव आ सकता है। तो ये चर राशि है, तो स्थिर राशि में बैठे ग्रह इसको प्रभावित करेंगे। तो सूर्य प्रभावित नहीं कर सकता, चंद्रमा प्रभावित कर सकता है, मंगल प्रभावित कर सकता है और गुरु प्रभावित कर सकता है। क्लियर हो गया? यही प्रभावित कर सकता है और कोई प्रभावित नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि यहाँ चंद्रमा, मंगल, गुरु, राहु, तो ये मंगल और राहु दो अशुभ प्रभाव है, बाकी कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। अब नंबर 1 ये हमने चेक कर लिया। नंबर 2, इसी चीज को क्या हम गोचर में, आप लोग यहाँ देखिएगा तुला गोचर है, तो गोचर में तुला राशि में उसी जैमिनी दृष्टि को लगा देंगे। तो जैमिनी दृष्टि के अनुसार से यहाँ शुक्र, गुरु और सूर्य, ये 3 ग्रहों की दृष्टि है। और तुला राशि के ऊपर और किसी की दृष्टि है? शनि की दृष्टि है। समझ में आया? तो इसी को हम प्रभाव बोल रहे हैं कि तुला राशि के ऊपर ग्रहों का दृष्टि प्रभाव, या कोई ग्रह यहाँ बैठा होता तो वो पहले ले लेते। पहला काम था हमारा किन ग्रहों की दृष्टि है और कौन सा ग्रह सब तुला राशि में बैठा है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको लगता है कि तुला की दशा ठीक जानी चाहिए थी। और उसके बाद आगे जो नियम कहता है कि 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, इन तीनों स्थानों में अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है कि 5वें स्थान में अशुभ ग्रह है, 7वें और 8वें में अशुभ ग्रह, 8वें और 9वें में अशुभ ग्रह नहीं है। ये बात हमारे ध्यान में आ गया। तीसरे, छठे और 11वें में अशुभ ग्रह होना चाहिए, तो तीसरे में शुभ ग्रह है, छठे में कोई ग्रह नहीं है और 11वें स्थान में शुभ और अशुभ दोनों है। इसका मतलब है कि इस तुला की जो दशा है वो मोटा मोटी ऐसा लग रहा है कि अच्छा जाना चाहिए। यही हम लोगों को पता चल रहा है, ठीक ठाक जाना चाहिए। हाँ गुरुजी, और आत्मा कारक बुध भी वहीं बैठा हुआ है। तो तुला की दशा ठीक जानी चाहिए, ऐसा हमारा पत्रिका बता रहा है। और इसी चीज को हमको गोचर में जाकर के देखना है। तो गोचर में भी हमको शनि के अलावा और कोई भी ग्रह सप्तम को तुला राशि को प्रभावित नहीं करता। तुला राशि से तीसरे, छठे में मंगल राहु है, अच्छा है। 11वें में कोई नहीं है, 5वें में शनि है,
9वें में कोई नहीं है, 8वें में शुक्र गुरु और सूर्य है, शुभ अशुभ दोनों है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा स्थिति ना अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे, तुला राशि सामान्य स्थिति में है। इसीलिए जो फल मिलना है वही फल मिलेगा। गोचरस्थ ग्रहों के हिसाब से फलों में कोई विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। इस विषय को आप लोगों ने समझ लिया। फल क्या मिलेगा ये बाद में समझेंगे। फल अच्छा होगा, फल को कैसे हम लोगों को देखना है ये समझने की जरूरत है। अभी तो 2-3 पैराग्राफ ही पढ़े हैं हम लोग। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? क्योंकि सबसे ज्यादा जो समस्या थी वो यही थी कि हम गोचर के ग्रहों को कैसे समझें। अगर आप लोगों ने गोचर के ग्रहों को समझ लिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसी तरह से अब मकर राशि अंतरदशा भी देख लेंगे। तो अंतरदशा मकर का है, तो मकर भी चर राशि है, तो इसमें भी स्थिर राशि में बैठे ग्रह उसको प्रभावित करते हैं। तो स्थिर राशि 8 में बैठा है सूर्य, 5 में बैठा मंगल, राहु, गुरु, 2 में बैठा चंद्रमा। ये सब उसको प्रभावित कर रहा है, समझ रहे हैं? अब उससे तीसरे, छठे, 11वें को देख लीजिएगा, 5वें, 9वें और 8वें को देख लीजिएगा। 11वें में शुभ अशुभ दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे छठे में शुभ ग्रह है, इसका मतलब है कि अच्छा नहीं है। ठीक है ना? 5वें, 8वें, 9वें में अगर अशुभ ग्रह है तो वो अच्छा नहीं है। ये सब चीज देख लेने के बाद अंतरदशा का प्रिडिक्शंस करेंगे। उसी तरह अंतरदशानाथ मकर को भी गोचर में जाकर के देख लेंगे। गोचर में वो किन किन ग्रहों से प्रभावित है। गोचर में सूर्य, शुक्र, गुरु, सूर्य से प्रभावित है और किसी से प्रभावित नहीं है। ठीक है ना? तो ये देख लिया। उससे तीसरे, छठे, तीसरे में देख रहे हैं कि मंगल राहु है, छठे में कोई नहीं है, 11वें में कोई नहीं है। 5वें में कौन ग्रह है? 5वें में गुरु, सूर्य और गुरु, शुक्र और सूर्य है। ये है 5वां स्थान। यहाँ आप लोग देखिएगा 9वें में चंद्रमा और केतु है और 8वें में कोई नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे दोनों जगहों पर शुभ और अशुभ ग्रह, दोनों प्रकार के ग्रह हैं। तो ऐसे स्थिति में मकर राशि थोड़ा सा लग्न पत्रिका के अनुसार गोचर में थोड़ा पीड़ित दिखाई देता है। ठीक है, उस हिसाब से हम रिजल्ट बोलेंगे। समझ में आया? थोड़ा सा रिजल्ट कमजोर बोल देंगे, 10-20%, 19 बोल देंगे। जहाँ 100% मिलना था 20% कम मिल जाएगा, 80% मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग इनको लेकर के चलेंगे। यहाँ तक हम लोगों के समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ लेते हैं चर दशाओं में ही। द्वितीय पंचमे सौम्ये राज प्रीतिर जयो ध्रुवम पापे तत्र गते गेयम शुभ तद दशा फलम। द्वितीय पंचम में यदि सौम्य ग्रह हो तो ये जो द्वितीय पंचम है ये कहाँ से? तो दशा राशि से द्वितीय पंचम में सौम्य ग्रह हो तो राजा से भी प्रीति होगी, ऐसा फल हमको मिल सकता है। पापे तत्र गते गेयम शुभम तत् दशा फलम। और अगर उन स्थान में पापी ग्रह गया हुआ हो तो ऐसे स्थिति में हम उसको अच्छा नहीं कहेंगे। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ लिया था। यहाँ ये भी पढ़ा था, चतुर्थे तु शुभम सौख्यम आरोग्यम तुम अष्टमे शुभे। ठीक है ना? धर्म वृद्धि गुरु जात गुरुर जनात सौख्यम न नवमे शुभे विपरीते विपर्यायो मिश्रे मिश्रम प्रकीर्तितम पाके भोगे चो पापाड्ये दे पीड़ा मनोव्यथा।
यहाँ जो अर्थ लिखा हुआ है उसको संक्षेप में पढ़ करके आगे निकलते हैं। कहते हैं जन्म काल में जिस राशि की ग्रह स्थिति जैसी हो, दशा समय में राशि के ग्रह गोचर की जैसी स्थिति हो, दोनों के तारतम्य से फलादेश करना चाहिए। जैसे जन्म काल में राशि शुभ क्रांत हो और दशा समय में शुभ क्रांत हो तो पूर्ण शुभ फल, यदि पाप क्रांत हो तो मध्यम मिश्र फल, और दोनों समय में पाप क्रांत हो तो पाप फल इत्यादि स्वबुद्धि से समझना चाहिए और अर्थ स्पष्ट करना चाहिए। और जो आप लोगों ने देखा है ये आप लोग पढ़ करके इसको समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए कहता है यश्च राशि शुभ क्रांतो यस्य पश्चात शुभ ग्रहा तदृशा शुभा प्रोक्ता विपरीते विपर्ययः त्रिकोण रंध्रिस्फस्थे शुभ पापे शुभाशुभम तद्दशायां च वक्तव्यम फलम दैव विदा सदा। जो राशि शुभ से युक्त है, जिसके पीछे भाव में शुभ ग्रह है, उसकी दशा शुभप्रद। पीछे और आगे भाव का जो यह निर्णय लिया जा रहा है, ये उसी बात को दोहराता है कि क्या हम यहाँ कर्तरी को माने या ना माने। तो कर्तरी को मानिए या ना मानिए, पास बैठे पिछले भाव में बैठे ग्रहों के बारे में बता रहा है। तो क्या अगले भाव में बैठे ग्रह रिजल्ट नहीं कर सकता है? वो भी कर सकता है। तो यहाँ कह रहा है कि जो राशि शुभ से युक्त हो, जिसके पिछले भाव में शुभ ग्रह हो, उसकी दशा शुभप्रद, पाप युक्त हो तो अशुभप्रद, अर्थात राशि में भी पाप ग्रह हो और उसके पिछले घर में भी पाप ग्रह हो, वह शुभप्रद। जिससे 5वें 9वें में शुभ हो उसकी दशा शुभप्रद, और जिसके 5वें 9वें भाव में पाप ग्रह हो उसकी दशा अशुभप्रद होती है। आगे बढ़ लेते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक ही चीज विशेष आया कि पिछले घर में, समझ रहे हैं ना, कि जिस राशि की दशा की बात हो रही है, अगर उसके पिछले घर में शुभ ग्रह हो तो उस राशि की दशा अच्छी, और अगर उसके पिछले घर में पाप ग्रह हो, अर्थात 12वें भाव की बात कर रहा है, तो उसकी दशा अच्छी नहीं। तो आप इसमें से 8 12 तो हम लोग लगाते ही है, पहले ही बोल दिया है, वो भी याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हम इस बात को समझ सकते हैं कि दूसरे के लिए भी ऐसा निर्णय आएगा क्या? तो दूसरे के लिए आएगा या नहीं आएगा उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन पिछले भाव में शुभ ग्रह हो जाए तो 12वें में शुभ ग्रह होने से रिजल्ट अच्छा नहीं कहते हम लोग। पराश्री पद्धति में 12वें स्थान में शुभ ग्रह हो अशुभ ग्रह हो, दोनों ग्रहों का जाना खराब। लेकिन चूंकि यहाँ कह रहा है कि 12वें में शुभ ग्रह है, तो उससे जो अगली राशि है उस राशि को ताकत प्रदान करता है। अब यहाँ कई चर राशि में की दृष्टि क्या बोलते हैं हम लोग, इसको याद है? राशि दृष्टि का दो। राशि दृष्टि 1 4 7 10 से चर राशि का है गुरु जी, और अचर राशि की 2 5 8 11। जो चर राशि वाला जो है हम अपने एक पहले अपने से एक पहली राशि को छोड़ करके बाकी की चर राशियों को देखेगा। अचर राशि अपनी पिछली राशियों में से एक घर को छोड़ करके बाकी की चर राशियों को देखेगा। और इसका जिस मतलब भाव है कि पिछले राशि को छोड़ करके आगे देखेगा। एक ये दशाओं में आता है, वो जो पिछले राशि को छोड़ करके आगे देखेगा, तो क्या उस पिछले राशि में यदि कोई ग्रह शुभ हो
तो अगली राशि को शुभ कर सकता है। ये समझ में आया? ये कहाँ से क्या चीज लिया गया, कैसे किस चीज को समझा जा सकता है, इसको समझने की जरूरत। इसीलिए इस श्लोक में बस इतना ही लिया गया, 5वां 9वां तो लिया ही गया। इसी श्लोक में द्वादश की बात आ गई। जिस राशि की दशा है उससे पिछला राशि बोल दिया गया, द्वादश नहीं बोला गया, बस इतना ही अंतर। ठीक हो गया? 5वां 9वां में क्या बोला गया गुरुजी? अजय, 5वां 9वां में क्या बोला गया? यदि अशुभ ग्रह हो तो अच्छा नहीं, और शुभ ग्रह हो तो अच्छा। अब यहाँ पे 5वां 9वां 8वां और 12वां भी ले सकते, आप अपने समझ से समझ जाइए। ठीक है ना? लेकिन पिछला राशि समझाने का मतलब कुछ और होता है। ठीक है ना? उसको समझ करके चलने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेष कर्क तुला राशि नाम च यथाक्रमम बाधा स्थानानि संप्रोक्ता कुंभगो सिंह वृश्चिका पाके सक्रांत रासो वा बाद स्थाने शुभेतरे स्थिते सती महाशोको बंधन व्यय सनामया। मेष कर्क तुला मकर, तो ये 4 चर राशि है के क्रम से कुंभ सिंह और वृश्चिक बाधक स्थान है। अर्थात मेष के लिए कुंभ, लिख लीजिए आप लोग, मेष के लिए कुंभ, कर्क के लिए वृष, तुला के लिए सिंह और मकर के लिए वृश्चिक, ये बाधक स्थान है। अब ये फिर से एक बार बोल दीजिए गुरु। हाँ, एक बार फिर से बोल दीजिए गुरु जी। अभी बोल देते हैं, एक बार हमको पत्रिका बना लेने दीजिए फिर बोल। देखिए, मेष कर्क तुला और कौन है? मकर। मकर। तो मेष के लिए बाधक स्थान कौन है? कुंभ। क्लियर हो गया? तो अब कर्क के लिए बाधक स्थान कौन है? वृष। वृष। तुला के लिए बाधक स्थान कौन है? सिंह। सिंह। कर्क के लिए बाधक स्थान कौन है? वृश्चिक। ये कुछ समझ में आया? मतलब जी। गुरुजी चर राशियों के लिए 11वां स्थान बाधक हो गया। जी, जी, चर के लिए कह रहा है कि अपने अपने 11 स्थान राशियों के लिए बाधक स्थान है। दशाप्रद राशि के स्वामी जिस स्थान में हो उस स्थान में वह अपने बाद स्थान में पाप ग्रह हो, उस राशि की दशा में महाशोक, बंधन, रोग आदि का भय होता है। अब एक तरफ ये बताया गया, ये याद रखना पड़ेगा, याद रह जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अभी एक तरफ बताया गया है कि एकादश स्थान की दशा यदि हो, उसमें शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, फल अच्छा ही बताएंगे। ऐसा ही हम लोगों ने पढ़ा है। और यहाँ कह रहा है
कि अपने से एकादश स्थान राशि बाधक स्थान है, दशाप्रद राशि के स्वामी जिस स्थान में हो उस स्थान में वह अपने बाद स्थान में पाप ग्रह हो तो उस राशि की दशा में महाशोक, बंधन, रोग आदि का भय होता है। तो यहाँ हमको अन्य दशाप्रद के लिए नहीं समझना है, सिर्फ और सिर्फ मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए ही समझना है। इसके एकादश स्थान कुंभ, वृष, सिंह और वृश्चिक में यदि अशुभ ग्रह हो या दशाप्रद राशि जो बताया गया मेष, कर्क, तुला और मकर, इसी में मेष का स्वामी मंगल बैठा हो, कर्क का स्वामी चंद्रमा बैठा हो या तुला का स्वामी कोई भी ग्रह बैठा हो, तुला का स्वामी शुक्र बैठा हो, मकर का स्वामी शनि बैठा हो, उससे 11वां स्थान बाधक स्थान होता है। उस स्थान में यदि कोई अशुभ ग्रह बैठा हो तो उसके दशा में महाशोक, बंधन आदि का भय होता है। गुरु जी, इस प्रकार से तो जो राशि है 1, 4, 7, 10 इसका 11वां राशि हो गई, और फिर इसके जहां जहां इससे मालिक बैठे हैं, ग्रह जो बैठे हैं उनसे भी एकादश, तो कई सारे मतलब घरों को प्रभावित कर दिया। उनसे एकादश की जरूरत नहीं है, बात को अब यहाँ समझने की जरूरत लिखा गया है, लेकिन आपको समझना यही है कि वो मेष का स्वामी मंगल बैठा, उससे एकादश। वही मैं कह रहा हूँ गुरु, जहाँ एक चीज हमको भी समझने दीजिए, पहले हम समझ लें फिर आपको समझा सकेंगे। हम नहीं समझ पाएंगे तो आपको नहीं समझा पाएंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि दशा राशियों की है ना जी, तो मेष की दशा है तो कुंभ राशि बाधक हो जाएगा, और यदि मेष का स्वामी मंगल मेष राशि में ही बैठा हो उसके लिए भी तो बाधक वही हो गया। अगर मेष का स्वामी मकर राशि में बैठा हो उसके लिए बाधक कौन सा स्थान हो जाएगा? वृश्चिक स्थान बाधक हो जाएगा। इसका मतलब है कि या तो इन चारों का स्वामी इसी चारों भावों में से किसी न किसी भाव में स्थित हो तो ही उससे एकादश भाव उस ग्रह के संदर्भ में भी बाधक हो सकता है, अर्थात बंधन हो सकता है, परेशानी हो सकती है, निगेटिव रिजल्ट दे सकता है। और अन्य जगहों पर हो तो हमको नहीं लेना है, अन्य जगहों के लिए लेने आगे बताएगा तो लेंगे, नहीं बताएगा तो नहीं लेंगे, अभी ज्यादा जोर नहीं डालना। अन्य जगहों के लिए तो ये बताया है कि एकादश स्थान में यदि पाप ग्रह हो तो वो शुभ फल देगा, लेकिन यदि चर राशि हो की दशा हो और एकादश स्थान में पाप ग्रह बैठा हो तो वो जो चर राशि की दशा है वो शुभप्रद नहीं होगी। क्लियर हुआ? अभी पहले इतने समझिए, इससे ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है, आगे फिर समझेंगे। क्लियर हो गया? रूबी शर्मा कंप्लीट हुआ? हाँ गुरुजी, मुझे एक और चीज समझ में आया ना कि देखिए मेष है ना तो उसका शत्रु राशि तो शनि होगा ना, तो वो कुंभ राशि है, यानी कि चर दशा अगर मेष की है और शत्रु राशि कुंभ में अगर कोई प्लैनेट बैठ गया तो वो तो उस भाव का लाभ कैसे देगा, क्योंकि वो 11वें में तो उसका शत्रु राशि में, वो 11वें में अगर कोई प्लैनेट बैठ गया गुरुजी। अब देखिए कर्क जो है उसका शत्रु तो शुक्र है ही, तो वो शुक्र की जो राशि है वो शत्रु राशि हो गई, और वहां पर अगर प्लैनेट बैठ गया, कोई भी ग्रह बैठ गया तो वो लाभ नहीं लेने दे रहा है। इसीलिए हम लोगों को उस दशा में 11वें भाव में अगर कोई प्लैनेट बैठता है शत्रु राशि में तो हमको लाभ नहीं मिल रहा है। वैसे ही मकर का तो मंगल है ही गुरुजी, उसका दुश्मन, और तुला का सिंह है,
शुक्र का दुश्मन मतलब सिंह राशि हो गया, है ना गुरुजी। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वो शत्रु का राशि है और वो मेरा लाभ भाव है, तो उस दशा में हमको मतलब लाभ नहीं मिलने देगा। हाँ, इसको आप ये याद रखने के लिए तरीका अच्छा है। हाँ, हम तो और याद रखने के हिसाब से याद कर ले रहे गुरुजी कि मेरा अश्वेता जो से- लाभ भाव में शत्रु राशि पड़ा हुआ है। अच्छा, अश्वेता से पूछ लेते हैं, वो समझ ली होगी तो सब समझ लिया हो। बताओ अश्वेता। जी गुरुजी समझ गई। हाँ, अब वो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। गुरुजी अगर ये ऐसा ऐसे नहीं है, अश्वेता सोचती होगी कि गुरुजी हमको मंद बुद्धि समझ रखे हैं, हाँ, लेकिन ऐसा गुरुजी बात नहीं कभी समझना अश्वेता। नहीं गुरुजी पता है चढ़ाते हो आप। गुरुजी मेष लगन में फिर 11वें भाव में अगर मान लिया शनि हो तो क्या प्रभाव रहेगा फिर? अब आगे उसका उपाय देखते हैं क्या होगा। अभी तक तो यही है कि मेष लगन, मेष राशि की दशा हो। आप ये यहाँ जेमिनी के हिसाब से बोलिएगा ना, मेष राशि की दशा हो हाँ जी, और एकादश स्थान में शनि हो, हाँ तो क्या रिजल्ट होगा। जी, ये सब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे समझेंगे कि ठीक है, क्या रिजल्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है जी। उच्च स्वक्षग्रहे तस्मिन् शुभम सौख्यम धनागमः तत् शून्यम चेत सौख्यम स्यात् तद्दशा न फल प्रदा। जिस राशि में स्वउच्च स्वगृह का ग्रह हो उस राशि की दशा सुप्रद, और जो राशि ग्रह रहित हो उसकी दशा शुभ नहीं होती है। अब यहाँ पे ना शुभ नहीं होती है तो ऐसा लिख दिया, और यहाँ ये भी लिख रहा है कि जिस राशि में स्वउच्च का और स्वगृह का ग्रह हो उस राशि की दशा शुभप्रद होगी। आगे फिर लिखता है कि बाधकव्य षड्रंध्रे राहु युक्ते महद भयम। जिस राशि से बाधक स्थान में 12वें, 6ठे, 8वें और इसमें राहु हो तो उसकी अंतरदशा में महाभय, यात्रा में बंधन, राजभय, शत्रु भय। अब इसमें बाद स्थान में 12वें, 6ठे, 8वें इनमें राहु हो। बाद स्थान, जिस राशि में बाद स्थान 12वें, 6ठे, 8वें अर्थात बाद स्थान में भी, 12वें स्थान में भी, 6ठे स्थान में भी और 8वें स्थान में भी, इनमें यदि राहु हो तो उसकी अंतर्दशा में महाभय, यात्रा में बंधन, राज भय और शत्रु भय होता है। आगे लिखता है रव्यार राहु शनियो। रव्यार, रव्यार का मतलब है रवि, सूर्य, मंगल, आर का मतलब मंगल, राहु का मतलब राहु, शनियों का मतलब शनि हो उस राशि की अंतरदशा में राजकोप से हानि और भय होता है, और अंतरदशा राशि से 5-9 में नीच राशि ग्रह या पाप ग्रह हो तो मृत्यु भय का आना चाहिए। तो यहाँ पे बाद स्थान में यदि, ये जो एक लाइन यहाँ दिया है कि यदि स्वउच्च या स्वगृह का ग्रह हो उस राशि की दशा सुप्रद होगी, और फिर बाद स्थान का चर्चा करता है, तो मध्य में इसको लिखने का हमारे शास्त्राचार्य जो भी हैं, शास्त्र को लिखने वाले जो आचार्य हैं, उनका मकसद यही है कि यदि 11th हाउस में बाद स्थान में स्वराशि का और उच्च राशि का कोई ग्रह स्थित हो जाए तो वो हमारे लिए बाध नहीं करेगा, वो हमारे लिए शुभ फल ही देगा। क्लियर हो गया। और बाकी बाद स्थान 12वें, 6ठे, 8वें, 5वें, 9वें, इसमें जितने भी प्रकार से, अगर मान लो अपने राशि का बैठा तो बुरा नहीं मानेंगे, शत्रु राशि का बैठा बुरा मानेंगे, नीच राशि का बैठा बुरा मानेंगे, मित्र राशि का बैठा बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन नुकसान करेगा। सिर्फ स्वराशि और उच्च राशि वाला नुकसान नहीं कर सकता है, बाकी अन्य राशियों में बैठा 5वें, 9वें,
क्योंकि अपने राशि में बैठना या स्वयं के उच्च के राशि में बैठना उस भाव की हानि नहीं बताता, और जब तक ग्रह उस भाव की हानि नहीं करता तब तक उससे जिस संबंधित राशि दशा की बात कर रहे हैं उसकी हानि नहीं होगी। क्लियर हुआ? आशा जी, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? जी हाँ गुरुजी। पर गुरुजी इसमें बहुत सारे क्लॉज दे दिए। ना तो कोई जवाब नहीं है, सब बाद में एक बार में पढ़ के सुना देगी रूबी अपना अपना थ्योरम लगा करके, सब क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है ना? हमारे पास भी बहुत अच्छा ना, अगर दशा को देखने का कुछ नियम अगर हमको याद भी करना पड़ जाए, 2-4 लाइन याद करना पड़ जाए तो याद हो जाना चाहिए। अभी तक जो भी कुछ आया है उसमें बाधक स्थान एक नया ऐड हुआ है, और वो भी चर राशि के लिए हुआ है, स्थिर और द्विस्वभाव राशि के लिए नहीं हुआ है। ठीक है ना? लेकिन चर राशि में भी यदि बाधक स्थान में स्वगृही ग्रह हो बैठा हुआ तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्लियर हो गया? ये भी क्लियर है। अर्थात कोई भी स्थान जिससे नुकसान की बात की जा रही है उस स्थान का वो ग्रह नुकसान कर रहा है, तभी उसका नुकसान, तभी उस संबंधित राशि दशा का नुकसान माना जाएगा, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है ना गुरुजी की 12वां 6ठा 8वां को हम लोगों को हल्के में नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि भाई वहां पर अगर राहु आ गया, और अगर राहु मित्र राशि में है तो वो तो हमको सपोर्ट कर देगा, लेकिन अगर राहु शत्रु राशि में आ गया है तो वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, उल्टे मेरा नुकसान करेगा। तो अगर हम लोग सिर्फ ऐसे ही याद कर लें कि भाई रव्यार राहु शनयः, ये एक शब्द है, रव्यार राहु शनयः, ये याद रखना है। ये शब्द कहाँ एक बार हम लोगों को और मिला था, अन्नपत्यता योग में मिला था कि रव्यार राहु शनयः, यदि ये चारों ग्रह पंचम स्थान में हो और कारक गुरु पीड़ित हो तो संतान नहीं होता, पुत्र नहीं होता। वो प्रॉब्लम ही दे रहा है। तो यहाँ पे रव्यार राहु शनयः, यदि ये बाधक स्थान में 12वें में, 6ठे में, 8वें में यदि यही सब ग्रह हो तो ये सब ग्रह आपको नुकसान दे सकते हैं, यदि ये स्वराशि और उच्च राशि के न हो तो शत्रु राशि में होगा तो ये बाधा उत्पन्न करेगा, यही राशि में भी हो तो भी इसको नुकसानदेह ही मान करके चलना है। अच्छा, सिर्फ शत्रु राशि है, उच्च राशि और स्वराशि के लिए इसको मान करके चलना है कि ये अच्छा होगा, बाकी सबके लिए बुरा ही होगा। मित्र सब में कम बुरा होगा, शत्रु में ज्यादा बुरा होगा, ज्यादा बुरा हो जाएगा, ज्यादा बुरा नीच राशि में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ गुरु समझ गए। भुक्त रासो स्वंग स्वतुंगस्थे त्रिकोणे वापी खेचरे, यदा भुक्ति दशा प्राप्ता तदा सौख्यम लभे नरः, नगर ग्राम नाथत्वम पुत्र लाभम धनागमम कल्याणम भूरि भाग्यम चौ सेनापत्यम महोन्नतम पार्केश्वरी जीव दृष्ट शुभ राशि स्थितो यदि तद दशायाम धन प्राप्तिर मंगलम पुत्र संभव। अंतरदशा राशि में या उससे त्रिकोण में सर्वोच्चस्थ ग्रह हो तो सुख लाभ। अंतरदशा राशि में अर्थात जिस ग्रह की अंतरदशा हो तथा उससे त्रिकोण में अर्थात उससे 5वें और 9वें स्थान में
यदि उच्च के या स्वराशि के ग्रह स्थित हों तो सुख और लाभ प्राप्त होगा। नगर या गांव का अधिपत्य मतलब बड़ा लाभ मिलने वाला है आपको, बड़ा सुख मिलने वाला है। पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, कल्याण, परम भाग्योदय, सेनापतित्व और सर्वत्र उन्नति होती है। दशा का स्वामी ग्रह शुभ राशि में गुरु से दृष्ट हो तो उसकी दशा में धन, कल्याण और पुत्र लाभ होता है। अब आ जाते हैं व्याख्या। अंतरदशानाथ तथा उसके त्रिकोण की बात ऊपर भी कही गई है, नीचे भी कही जा रही है, कोई अंतर नहीं है। ये 5वें 9वें में तो पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, ये तो कंफर्म हो गए। जेमिनी में 5वां 9वां शुभ ग्रह के लिए कहा गया। अशुभ से भी ज्यादा अच्छा कि वहां अपने राशि का उच्च राशि का ग्रह हो जाए, और अपने राशि का उच्च राशि का शुभ ग्रह हो तो और अच्छा, अशुभ ग्रह हो तो अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक सूत्र और दिया है, वो सूत्र दिया है कि वो राशि के जिस राशि की दशा चल रही है उसका स्वामी यदि अपने घर में हो, शुभ स्थानों में हो और गुरु से दृष्ट हो जाए तो नगर प्रधान बनेगा, मतलब उत्कृष्ट फल प्राप्त होंगे, संतान की प्राप्ति होगी, तो यहाँ भाग्य की वृद्धि होगी। और ये सब में जो हम लोग अपने हिसाब से बोलेंगे गुरु का दृष्टि प्रभाव है तो कह सकते हैं कि पुत्र की प्राप्ति होगी यदि उम्र पुत्र प्राप्ति का है। शुक्र का दृष्टि प्रभाव है तो कह सकते हैं स्त्री प्राप्ति होगी, पत्नी शादी हो सकता है। सूर्य का दृष्टि प्रभाव है तो उच्च पद को प्राप्त करेंगे, अगर उच्च पद प्राप्त करने का समय है। मंगल की दशा है तो सेनापतित्व अर्थात किसी भी बड़े वर्दी वाले में ऑफिसर्स बन जाएंगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है ना। बुध का प्रभाव है तो आप सीनियर एडिटर बन जाएंगे, समझ रहे हैं, बहुत बड़े वक्ता बन जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग ग्रहों के प्रभाव से अलग अलग फलों की प्राप्ति बताएंगे। और अब 5वें में शुभ ग्रह बैठा या 9वें में शुभ ग्रह बैठा, 9वें में शुभ ग्रह बैठा है तो इसी जन्म के भाग्य की वजह से काम आगे बढ़ेगा। और 5वें में शुभ ग्रह बैठा है अपने राशि या उच्च राशि का, तो पूर्वार्जित कर्मों से जो हम फल कमा के रखे हुए हैं उसके कारण से हमारे जीवन में वृद्धि होगी। कोई तकलीफ नहीं अंतरदशा को समझने में। जो महादशा के लिए समझाया जा रहा था मोटा मोटी वही अंतरदशा के लिए समझाया जा रहा है। अन्य विषयों में भटकने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ लेते हैं। नहीं, समय हमारा समाप्त हो गया है। 28 नंबर श्लोक तक पढ़ा दिए, ये नोट कर लो। जो भी 28 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ा दिया ये नोट कर लो। 29 श्लोक से आगे बढ़ेंगे। गुरुजी किस पेज में है? 240 गुरुजी 240 में 240 मेरा थोड़ा शास्त्र आगे हम लोग पढ़ लेंगे और आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो
यहाँ पे अंतरदशा में एक ही चीज टेक्निक में आज सीखा, पुनः दोहरा देते हैं कि 5वें 9वें के साथ साथ उस राशि में, जिस राशि की दशा है, वहां यदि शुभ ग्रह है, स्वराशि या उच्च राशि का ग्रह बैठा है, तो जितना अच्छा फल आप सोच सकते हो उतना अच्छा फल मिलेगा। और फल ग्रहों के गुण स्वरूप के अनुसार मिलेगा, फल उम्र के अनुसार मिलेगा। बात समझ में आई? और यदि उस राशि का स्वामी जहां भी बैठा हो, वो यदि केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में बैठा हो और गुरु से दृष्ट हो जाए, गुरु से दृष्ट हो जाए का मतलब पराशरी दृष्टि नहीं बनी इसी, जैमिनी दृष्टि में यदि वो गुरु से दृष्ट हो जाए तो सोने पे सुहागा। ठीक है, जी गुरु जी। तो और भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में आइए, रूबी भी अगले क्लास में आती है शायद, कि नहीं आती हो? आते हैं गुरुजी, रेमेडी करते हैं तो आते हैं हाँ, आते हैं। रेमेडी भी करते गुरुजी हैं। बस मुझे एक खाली मेरे मन में एक प्रश्न है, बस एक छोटा सा। खाली मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी का लग्नेश ही ज्ञाति कारक हो जाए, मैंने कई चार्टों में देखा कि लग्नेश ही उसका ज्ञाति कारक है और वो चतुर्थ में ही बैठा रहता है, प्राय देखा, तो क्या वो जातक अपने ही विचारों के कारण अपने जीवन में प्रॉब्लम ला रहे क्या? हो सकता है, संभव है। हाँ, क्योंकि मैंने कई चार्टों में देखा। और गुरुजी किसी के भी मतलब चार्ट में ना इतना शुभ शुभ प्लेनेट दिखता नहीं है, सभी दुखी आत्मा आते हैं हम लोगों के पास। तो ये सारा कुछ मिलता नहीं है गुरुजी। जी, मैं भी ये कहने वाली, ये कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा दुखी लिख आत्मा दिया। वो रियल लोग में आएंगे ही नहीं। रियल में जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो प्रैक्टिकल में नहीं होता, प्रैक्टिकल में कुछ और होता है। उसको बुद्ध जन अपने विवेक के अनुसार यूज करते हैं। जैसे कि रूबी अपने विवेक के अनुसार यूज करेगी, भाटिया जी अपने विवेक के अनुसार यूज करेंगे, मनीष भाई अपने विवेक के अनुसार यूज करेंगे, श्वेता अपने विवेक के अनुसार यूज करेगी। तो अन्य जो जो स्थितियां बनती है उसको अपने विवेक के अनुसार यूज करना है और कुछ नहीं करना है। विद्या भारती, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, राजयोग जो होता है, कोई खुद कमा के मतलब अच्छे से रहता है वो भी होता है, कोई खुद मतलब ऐसे ही बैठे बैठे सब मिल जाता है, वो भी तो कुछ काम करना नहीं पड़ता, हाँ, वो भी राजयोग है। हमारे गांव में एक आदमी था, वो बोला हमसे बड़ा राजयोग किसी को नहीं है, तुम लोग बेकार हो। तो बोला कैसे? बोला पूरी जवानी जो है ना बाप का खाया, समझ गए, और बुढ़ापे में बेटे का खा रहे हैं। और वो पूरे जिंदगी में ताश के अलावा, पत्ता जो खेलता है उसके अलावा और कोई काम नहीं किया। ठीक है ना? जी। तो जिस समय टेलीफोन महंगा होता था, 2 रुपया 5 रुपया मिनट बात होता था, तो फोन लगाता था बेटा को, तो बेटा कहता था पापा फोन में पैसा कटता है, आप रखिए ना, कोई बात नहीं। बोलता था मेरा पैसा लगता है, तुमको क्यों चिंता होती है? बेटा सोचता था पैसा तो हम बेचते हैं, कहते हैं कि मेरा पैसा। तो वही गांव में दमक के बोलता था, आप लोगों को क्या राजयोग, तुम लोगों को क्या राजयोग, तो हमको है। आधा जीवन बाप चला के गया, अब बेटा चला रहा है। नवम पंचम बहुत मजबूत रहा होगा गुरुजी। चलिए ठीक है, प्रणाम मिलते गुरुजी हैं अगले क्लास में, मिलते हैं। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। हम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम।